नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय और हमने शुरू किया था प्रथम अध्याय। आज प्रथम अध्याय का जो हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण संस्कृति। इस टॉपिक से पहले भी कुछ और टॉपिक हमने वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण संस्कृति। हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अतीत में जो मानवीय क्रियाकलाप थे यानी कि मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता था उसको दो भागों में बांटा है। इन दो भागों में किस तरह से बांटा है, यानी कि जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू किया है तब से लेकर के आज तक यानी कि वर्तमान समय तक का जो समय है उसको इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, उसको इतिहास कहा गया है। और जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था उससे पहले का जो सारा समय है उसको प्राक इतिहास यानी कि इतिहास से पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस समय मनुष्य जो है पत्थरों का उपयोग करता था, इसीलिए उस समय के जो मानव था उसको पाषाण युगीन मानव कहा गया और उस समय को पाषाण काल कहा गया, पाषाण युग कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण संस्कृति। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है, जैसे कि भारत में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां पर से हमें पाषाण उपकरण मिले हैं। वो लगभग 20 लाख वर्ष 20 लाख ईसा पूर्व के वो जो है उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो पाषाण काल है बहुत ही प्राचीन है, अनिश्चित काल से ये शुरू हुआ है। जब से मानव जो है एक तरह आदि मानव के रूप में रहता था, जंगली जानवरों की तरह जंगल में वो अपना जीवन यापन करता था। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। तो देखते हैं ये भाग कौन कौन से हैं। इसमें आता है, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। अब जो पूरा पाषाण काल जो था वो बहुत ही लंबे अवधि तक चलने वाला समय था, शुरू से लेकर के जिस तरह इंसान जो है जंगलों में निवास करता था, इसलिए इतनी ज़्यादा लंबी अवधि होने के कारण इस काल को अच्छी तरह से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसको भी आगे 3 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। इसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि जब से इंसान की उत्पत्ति हुई थी, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है इसमें मध्य पूरा पाषाण काल, और जो तीसरा है इसमें उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण को और अच्छी तरह से समझने के लिए 3 भागों में आगे बांटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो किस तरह का था।
इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था आदि मानव के रूप में निवास करता था, आदि मानव था वो, और शिकार करके यानी कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था, यानी कि वो कच्चा मांस खाता था। इसके अलावा जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करता था, जो कि पाषाण यानी कि पत्थरों के बने होते थे। ये जो उपकरण थे, ये जो औजार थे, वो बड़े बड़े होते थे और कोई अच्छी प्रकार से बनाए हुए नहीं होते थे, सुगढ़ नहीं होते थे। तो इनकी क्या विशेषता थी? बड़े औजार, और ये कैसे थे? ये सुगढ़ नहीं थे। तो इस तरह से निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल में जो है मनुष्य बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह ही रहता था, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। जब जहाँ पर उसको भोजन प्राप्त हुआ उसने खाया, और फिर उसके बाद में वो दूसरे स्थान पर चला गया। उसका जो निवास था वो स्थायी नहीं था, यानी कि वो एक तरह से घुमक्कड़ जीवन, खाना बदोश जीवन यापन करता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, जहां पर भी उसको भोजन प्राप्त हो गया वहां पर वो चला जाता था। तो उच्च पुरा पाषाण काल से तक आते आते जो मनुष्य है, ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का अंतिम समय है, और शुरुआत किसकी है? ये मध्य पाषाण काल की शुरुआत है। इस उच्च पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक आते आते इंसान जो क्या है, थोड़ा बहुत उसमें विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर जो इंसान है जंगलों में घूमता रहता था और घुमक्कड़ तरह का वो जीवन यापन करता था। बड़े बड़े औजार थे पत्थर के, और जो कि सुगढ़ नहीं थे। उसके बाद में मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य में क्या विकास हुआ? तो आखिर तक तो वो था ही, यानी कि शिकार करता था जानवरों का और अपना भोजन प्राप्त करता था। आखिर तक यानी कि शिकारी। उसके बाद में जो उसने क्या सीखा? उसने खाद्य संग्रहण करना सीखा। खाद्य संग्रहण करना सीखा, यानी कि पूरा पाषाण काल में वो क्या था? सिर्फ उसने जानवरों का शिकार किया और उसका भोजन खाया, कच्चा मांस खाया और दूसरे स्थान पर चला गया। अब यहाँ मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने क्या सीखा? भी मुझे अपना भोजन जो है क्या थोड़ा बहुत संग्रह करना चाहिए। यदि परिस्थितियां विपरीत हो, अनुकूल नहीं हो, तो मैं भोजन कहाँ से प्राप्त करूंगा? तो इसके लिए उसने खाद्य क्या भोजन को संग्रहण करना सीखा। तो आखिर तक था, खाद्य संग्रहण करना सीख लिया उसने, और पूरा पाषाण काल में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने क्या है? घास फूस की झोंपड़ी बनानी सीख ली। घास फूस की वो झोंपड़ियों में रहने लगा। नदी तटों के पास ये रहते थे, तो घास फूस की झोंपड़ियों में इसने क्या है? निवास करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं जो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार थे पत्थरों के, सुगढ़ नहीं थे। तो मध्य पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता क्या थी? ये जो बड़े बड़े औजार थे, उपकरण थे पत्थरों के, इनका आकार क्या हो गया? इनका आकार हो गया लघु। लघु यानी कि छोटा हो गया, इसलिए इनको क्या कहा गया? सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा गया। यानी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जानवरों का शिकार करने के लिए जो उपकरण थे वो क्या है? छोटे बना लिए थे, और अब थोड़े बहुत उसमें क्या है? उसने आकार भी देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से देखते हैं मनुष्य क्या था? आखिर तक था, खाद्य संग्रहण यानी कि भोजन का संग्रहण करने लगा। घास फूस की झोंपड़ियों में वो क्या करने लगा?
निवास करने लगा। इसके अलावा जो इस मध्य पाषाण काल के अंत तक आते आते एक और विशेषता थी, वो क्या थी? पशुपालन की। मनुष्य ने पशुपालन करना भी इसमें थोड़ा बहुत सीख लिया था। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से वो पशुपालन पे निर्भर नहीं हुआ था। उसने मध्य पाषाण काल के अंत तक आते आते उसने शुरुआत कर दी थी पशुओं को पालने की। उसके अलावा जो उसने मध्य पाषाण काल में सीखा, वो क्या सीखा? उसने भोजन पकाना सीख लिया। भोजन पकाना सीख लिया। इसका मतलब क्या है? मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार किया होगा तभी वह भोजन पका रहा है। तो देखते हैं, पशुपालन भी उसने सीख लिया, भोजन पकाना सीख लिया, यानी कि आग का आविष्कार कर लिया। अब आग का आविष्कार करने के बाद में जो मनुष्य था खुद को सुरक्षित महसूस करने लग गया। उसको अब जंगली जानवरों का भय नहीं था, क्योंकि आग के पास जो जंगली जानवर नहीं आते हैं, इसीलिए उसने अपना घास फूस की झोंपड़ियों में अब निवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास अब आग रूपी हथियार था। जंगली जानवरों का उसे अब भय नहीं था। इनके अलावा जो कुछ पालतू जानवर थे जो कि आग से नहीं डरते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि उसके पास यूं ही घूमते रहते थे, उनको उन्होंने क्या है? पालतू बना लिया, और यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। तो देखिए, मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य में क्या विकास हुआ? आखिर तक तो वो था ही खाद्य संग्रहण उसने शुरू कर दिया, घास फूस की झोंपड़ियों में निवास करना शुरू कर दिया, और लघु और जो पाषाण उपकरण थे वो छोटे होते गए, और पशुपालन करना भी वो सीख रहा था, और भोजन पकाना भी उसने सीख लिया था, यानी कि आग का आविष्कार हो चुका था। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में ये बाद में नव पाषाण काल में क्या क्या उसने मनुष्य ने विकास किया। तो अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पर उसने स्थायी रूप से पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था। और एक जो मुख्य विशेषता है वो क्या थी? कृषि करना सीख लिया था। उस समय नव पाषाण तक काल तक आते आते मनुष्य ने क्या सीख लिया था? कृषि कार्य करना सीख लिया था। अब कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए उसको फिर से औजारों की, उपकरणों की आवश्यकता हुई। तो उसने क्या बनाए? कृषि उपकरण बनाए। तो कृषि उपकरण बनाए, और इसमें जो मुख्य मुख्य है हम बात करते हैं उपकरणों की, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, छिद्रित वृत्त हो गया, इसके अलावा सिल्लोड। ये जो सभी उपकरण थे वो क्या थे? पत्थरों के थे। ओखली, फसुल्ला, हथौड़ा, इस तरह से जो मनुष्य ने क्या है? पत्थरों के उपकरण बनाए। ये जो सारे उपकरण थे वो क्या है? बेसाल्ट नामक पत्थर से बनाए थे। ये जो बेसाल्ट पत्थर होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। इसकी वजह से उन्होंने इस पत्थर से ये सारे औजार बनाए, और इसको घिस करके चिकना भी किया जा सकता था, इनको तीखा भी किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य ने बेसाल्ट नामक पत्थर से ये सारे जो औजार बनाए थे। इनके अलावा जैसे कि अब मनुष्य ने नव पाषाण काल तक आते आते कृषि करना, खेती करना सीख लिया था। अब उनकी एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिस भूमि के आसपास वो खेती करते थे, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खानाबदोश यानी कि घुमक्कड़ रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मजबूर हो गए उसी स्थान पर रहने के लिए जहाँ पर वो कृषि करते थे, खेती करते थे।
तो जहां पर वो कृषि करते थे अब वो वहीं उसके आसपास निवास करने लगे और वहीं पर अपने क्या है जो झोंपड़ियां हैं या घर है वहां पर अपना उन्होंने बनाया। इस तरह से कुछ घर हुए, उस 4-5 परिवार हुए, फिर छोटी सी बस्ती हुई। इस तरह से धीरे धीरे क्या है आबादी में विस्तार हुआ। तो एक और विशेषता क्या हुई, स्थायी निवास हो गया। तो इस तरह से मनुष्य का स्थायी निवास होने के कारण एक नए आर्थिक और सांस्कृतिक युग की शुरुआत हुई। तो ये जो शुरुआत किसमें हुई, नवपाषाण काल में हुई, सांस्कृतिक युग की शुरुआत हुई। तो इस तरह से एक बार हम और देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण संस्कृति, प्रस्तर युग, पाषाण काल, इसको जो है आगे क्या है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया था, शिवालिक पहाड़ियों से पत्थरों के औजार मिले हैं। तो लोग लगभग वो क्या है 20 लाख ईसा पूर्व के हैं, ईसा पूर्व के हैं। इसी तरह मध्य पाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं जिनका जो समय है क्या है 12,000 ईसा पूर्व का ज्ञात होता है। तो पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि पूरा पाषाण काल की जो अवधि थी बहुत ही ज्यादा थी और अन्य जो काल थे उनसे। तो इनको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें मनुष्य कैसे था, वो एक जंगली जानवर की तरह यानी कि आदि मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना बदोश रूपी जीवन व्यतीत करता था। और उसके जो औजार थे, उपकरण थे पत्थर के, वो बहुत ही बड़े थे और सुदृढ़ नहीं थे। इसके अलावा मध्य पाषाण काल तक आते आते जो विकास हुआ उसमें जो आखेटक था यानी कि शिकार तो वो करता ही था, और शिकार करने के बाद में भोजन को वो संग्रहित भी करने लग गया। और उसके बाद में घास फूस की उसने झोंपड़ी भी बनानी सीखी। और जो उपकरण थे पहले बड़े थे अब क्या है लघु हो गए, और जिनको क्या कहा गया सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा गया। और यहाँ तक आते आते उसने थोड़ा बहुत पशुओं को पालने का काम भी सीख लिया था और भोजन पकाना सीख लिया था। उसके बाद में नवपाषाण काल में पशुपालन उसने सीख लिया अच्छी तरह से, कृषि कार्य भी उसने सीख लिया, कृषि उपकरण भी उसे बनाने पड़े जिसमें कुल्हाड़ी, छिद्रित वर्त, सिल्लोड, औंखली, वसूला, हथौड़ा आदि प्रमुख थे। और ये जो किससे बने हुए थे, बेसाल्ट पत्थर से बने हुए थे। और स्थायी निवास उसने शुरू कर दिया और जिससे आर्थिक सांस्कृतिक नए युग की शुरुआत हुई। अब प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने के बाद में हम इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कि आपके सिलेबस के अतिरिक्त है, नवपाषाण काल में क्या था, पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का भी आविष्कार हुआ था जिससे क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। अब प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने के बाद में हम हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक शैल कला। तो उस समय के हम शैल कला के बारे में अब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक शैल कला, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्य था, पाषाण युगीन मनुष्य जो था, उसने कुछ शैल चित्र यानी कि कुछ कला उसने सीखी थी, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मनुष्य था वो कहाँ पर निवास करता था। तो वो उसका जो निवास था नदियों और पर्वतों के पास ही होता था क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो पहाड़ी प्रदेश से जो पहाड़ियां थी उसमें प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं बनी होती थी, चट्टानों में जो गुफाएं बनी होती थी, जो आदि मानव था उन्हीं गुफाओं में निवास करता था। तो ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो गुफाएं थी
या जो चट्टानें थी उनको क्या कहा जाता है, उनको शैलाश्रय कहा जाता है, यानी कि आदि मानव का घर। तो ये गुफाएं आदि मानव का घर थी। अब जो आदि मानव है अपने घर में अपने गुफाओं में बैठा बैठा उसने दिमाग लगाना शुरू किया। तो उसने वहां बैठे बैठे कुछ दीवारों के ऊपर छतों के ऊपर कुछ इस तरह से रेखाएं खींचनी शुरू की। अब उसके पास कोई पेन या इस तरह से कोई उपकरण नहीं था जैसे कि आज उपलब्ध होता है। तो उसने वहीं कुछ नुकीले पत्थर उठाए होंगे और उन्हीं से उसने क्या है इस तरह से रेखांकन करना शुरू कर दिया। तो वह किस प्रकार के चित्र बनाएगा, जिस प्रकार के वो वातावरण को आसपास देखेगा। तो सबसे ज्यादा वो क्या देखता था, वो सबसे ज्यादा जानवरों का देखता था आसपास और उसे भय भी जानवरों का होता था। इसलिए उसने जानवरों के ही रेखांकन बनाना शुरू कर दिया था। तो देख रहे हैं इन शैलाश्रयों की जो छत थी दीवारों पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने रेखांकन बनाना, एक तरह से रेखाओं के रूप में ही उसने चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो इनको क्या कहा जाता था, शैल चित्र कहा जाता था। शैल चित्र क्योंकि ये चट्टानों के ऊपर गुफाओं में ही बने होते थे और ये पत्थरों के द्वारा ही बनाए जाते थे। इस तरह से भारत के जो अनेक राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल आदि, इन सभी से इनके अलावा भी कुछ और हैं, उनसे क्या है बहुत ही अधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो शैल चित्रकला है वो कहाँ पर से हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन जो क्या है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये जो भीमबेटका है इसको विश्व विरासत की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। भीमबेटका के अलावा पंचमढ़ी नामक स्थान से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये दो जो नाम है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके अलावा मध्य प्रदेश से ही होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा और सागर ये कुछ और प्रमुख प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो दूसरा है राज्य वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान से हमें क्या है प्राग ऐतिहासिक कालीन जो क्या है शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इनके अलावा अब हम देखते हैं राजस्थान में। देखिए शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होंगे, जहां पर पहाड़ होंगे नदी होंगे वहीं से प्राप्त होंगे। तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर ही पहाड़ अधिक है। तो सबसे ज्यादा जो शैल चित्र है दक्षिणी राजस्थान से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि हो गया चंबल घाटी क्षेत्र, चंबल नदी घाटी क्षेत्र, इसके अलावा बारां जिला और आलनिया जो कि कोटा में है, बिलासगढ़, बिलासगढ़ के अलावा दर्रा अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा विराटनगर जो कि जयपुर में है, सोरा अलवर में है और समधा, इन स्थानों से क्या है प्राग ऐतिहासिक कालीन जो है शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आलनिया ये कोटा में स्थित है। तो यहाँ पर जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुआ है उसकी जो आकृति कैसी है, इस तरह से एक बहुत ही विशालकाय सांड की आकृति हमें प्राप्त होती है। इस तरह से
इस तरह से ये बने हुए हैं। तो ये एक तरह से रेखाएं सी बनाते थे, इसलिए रेखा चित्र से ही है। तो इस तरह के जो शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं आलन या कोटा से। इस तरह के विशालकाय सांड का जो चित्र है हमें प्राप्त होता है। इनके अलावा जो एक प्रमुख नाम और आता है वो किसका आता है, चंद्रावती नामक स्थान है जो कि गुजरात और राजस्थान सीमा पर है। राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है ये। राजस्थान गुजरात की सीमा पर चंद्रावती नामक स्थान है जहां पर अभी शोध कार्य किया जा रहा है, जहां से मध्य पाषाण काल के कुछ जो औजार हैं, कुछ संभावना है हमें बताई जा रही है, भी वहां से मध्य पाषाण काल के कुछ उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। इनके अलावा भारत में अनेक जगह पर जो प्राग ऐतिहासिक कालीन ये जो कार्य है चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है। भारत के अलावा भी विश्व के 22 देशों में इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल पर अपना शोध कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा प्राग ऐतिहासिक शैल कला, जो आदि मानव था उसका जो निवास था कहाँ था, गुफाओं और चट्टानों में था, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती थी, जिनको क्या कहा जाता था, शैलाश्रय कहा जाता था। और उन्हीं शैलाश्रयों की छतों और दीवारों पर जो है आदि मानव कुछ बैठा बैठा रेखा चित्र रेखांकन करता था, उनको क्या कहा जाता था, शैल चित्र कहा जाता था। इनके अलावा इन शैल चित्रों से हमें क्या है, उस समय के मानव की आर्थिक तो क्या कह सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत में मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान है, जिसको विश्व विरासत की श्रेणी में रखा गया है, वह पुरातात्विक प्राग ऐतिहासिक कालीन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारां, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, विराटनगर, हरसोरा, समधा, बूंदी में भी है ये। तो ये क्या है, पूरा प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र के उदाहरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चंद्रावती नामक स्थान से में भी शोध कार्य हो रहा है। इसके निर्देशन में VH सोनवाने के द्वारा ये शोध कार्य करवाया जा रहा है। तो इसी के साथ में आज हमने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल और उसकी शैल चित्र कला के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो यदि आपने ये जो पूरा वीडियो देखा है, इसको अच्छी तरह से देखने के बाद में आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया गया है जिसमें इसी वीडियो से संबंधित 10 प्रश्न दिए गए हैं, आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख करके वो टेस्ट जरूर देवें ताकि आपको पता लगे भी आपको ये जो टॉपिक है कितना समझ में आया है। तो यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा ये वीडियो देखें और वो टेस्ट जरूर देवें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।